बच्चों हम पढ़ रहे थे हमारा थर्ड चैप्टर जिसका कि नाम है उत्पादन और लागत। हमने इसमें उत्पादन के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। हमने उत्पादन का अर्थ पढ़ा, उत्पादन करने के लिए कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन, इनकी भी हमने चर्चा की। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की हमने बात की। लास्ट वीडियो में हमने पैमाने के प्रतिफल की बात की जिसके अनुसार सभी साधनों में समान अनुपात में परिवर्तन किया जा सकता है और वो भी दीर्घकाल में, इसीलिए पैमाने के प्रतिफल दीर्घकाल में लागू होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं लागत की तरफ। तो बच्चों जो जिस तरीके से हमने पढ़ा था कि उत्पादन फलन है वो अल्पकाल में होता है और दीर्घकाल में होता है, उसी प्रकार लागतें भी अल्पकाल में होती हैं और दीर्घकाल में होती हैं, क्योंकि अल्पकाल में तो कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। अतः अल्पकाल में जो लागतें होती हैं वो भी स्थिर लागतें और परिवर्तनशील लागतें होती हैं, जबकि दीर्घकाल में सभी साधन कैसे होते हैं, परिवर्तनशील। अतः दीर्घकाल की सभी लागतें परिवर्तनशील होती है जिसे हम दीर्घकालीन लागतें ही कहते हैं। दीर्घकाल में कोई स्थिर लागतें पाई नहीं जाती हैं। आगे बच्चों समझ में, तो यही यहाँ पर लिखा गया है कि समय के आधार पर जो लागतें हैं वो दो प्रकार की होती है, अल्पकालीन और दीर्घकालीन, शॉर्ट रन कॉस्ट एंड लॉन्ग रन कॉस्ट। अल्पकालीन लागतें जो कि क्या होती हैं, अल्पकाल में लागू होती हैं। अल्पकाल में जो उत्पादन के जो साधन हैं उन पर खर्चा आता है वो अल्पकालीन लागतों कहलाती है। और दीर्घकालीन लागतें जो कि दीर्घकाल में जो उत्पादन के साधनों पर खर्चा होता है वो होती है दीर्घकालीन लागतें। लागतों का अर्थ तो आप जानते ही होंगे बच्चों कि जो उत्पादन के साधन पर जो खर्चा किया जाता है वही क्या कहलाता है, लागत। जैसे कि हमें यदि इस पेन का उत्पादन करना है तो इसमें हमें जो भूमि लगी, श्रम लगा, पूंजी लगी, इसके अलावा कच्चा माल लगा, तो उसके लिए हमने जो पे किया, एक उत्पादक उत्पादन के साधनों को जो खर्चा देता है उनको पे करता है वो कहलाती है लागत। लागत हो गई। अब ये पेन जितने में बिकेगा अर्थात वो उसकी क्या हो जाएगी, एक उत्पादक की आय हो जाएगी। तो आय में से जब लागत को घटाया जाता है तो वो क्या होता है, उत्पादक का लाभ होता है। तो तभी तो हम कहते हैं कि उत्पादक हमेशा अपने लागतों को कम से कम करने की कोशिश करता है। क्यों, यदि वो कम से कम लागत करेगा तो वो अधिक आय में बेचने की कोशिश भी करेगा जो अपना सामान है। तो इससे क्या होगा, लागत में और आगम में या संप्राप्ति में जितना अंतर होगा उतना ही उत्पादक को लाभ अधिकतम होगा। इसीलिए उत्पादक अपनी लागत को न्यूनतम करने की कोशिश करता है। तो बच्चों हम यहाँ पर लागतों के बारे में डिटेल से जानेंगे कि अल्पकालीन लागतें कौन सी होती हैं और दीर्घकालीन लागतें कौन सी होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अल्पकालीन लागतें, शॉर्ट रन कॉस्ट। अल्पकाल में कुछ साधनों की पूर्ति स्थिर होती है। जैसे कि हम काफ़ी बार चर्चा कर चुके हैं कि अल्पकाल समय की छोटी अवधि होती है जिसमें कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। कुछ साधनों की पूर्ति अल्पकाल में बढ़ाना संभव नहीं है। चाहे आप मान लो कि जैसे कुछ तरह का कच्चा माल होता है जिसे कि हम अल्पकाल में जल्दी से नहीं अवेलेबल करवा सकते, या फिर कुछ साधन जैसे मैंने हमेशा बात की है भूमि की, कि भूमि ऐसा साधन है जिसे कि अल्पकाल में जल्दी से बढ़ाया नहीं जा सकता जबकि दीर्घकाल में इसे बढ़ाया जा सकता है। तो ये कह सकते हैं कि अल्पकाल में कुछ साधनों की पूर्ति कैसी होती है, स्थिर होती है। अतः उस पर जो लागतें वहन करनी होती हैं वो स्थिर लागतें होती है और वो लागतें चलती ही रहती हैं। इसके बाद कुछ साधन ऐसे होते हैं परिवर्तनशील, जैसे श्रम की इकाइयाँ होती हैं। जैसे हमें उत्पादन बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, परिवर्तनशील साधनों की इकाइयों को बढ़ाते चले जाएंगे। तो जो परिवर्तनशील साधनों की जो लागत होती है अर्थात परिवर्तनशील जो साधनों पर जो खर्चा आता है वो होती है परिवर्तनशील लागतें। तो अल्पकाल में दो प्रकार की लागतें होती हैं, एक तो स्थिर लागतें और एक होती है परिवर्तनशील लागतें। ठीक है बच्चों, यहाँ पर यही लिखा है कि अल्पकाल में कुछ साधनों की पूर्ति स्थिर होती है, अतः फर्मों को स्थिर लागतें वहन करनी होती हैं, और कुछ साधन जो परिवर्तनशील होते हैं उन पर परिवर्तनशील लागतें आती हैं। तो दो प्रकार की लागतें हो गई अल्पकाल में, एक तो स्थिर लागतें और एक है परिवर्तनशील लागतें। अब हम एक चार्ट के माध्यम से देख पाएंगे कि किस प्रकार से हम अल्पकालीन लागतों का अध्ययन करेंगे। अल्पकालीन लागतें, जैसे हमने उत्पादन पढ़ा था, कुल उत्पादन, औसत उत्पादन, सीमांत उत्पादन, उसी प्रकार से लागतों को भी हम पढ़ेंगे, कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत। कुल लागत टीसी, औसत लागत एसी एवरेज कॉस्ट और सीमांत लागत एमसी टीसी टोटल कॉस्ट। ठीक है बच्चों, अब हमने जैसे अभी चर्चा की कि जो लागतें हैं वो कैसी होती हैं, स्थिर और परिवर्तनशील। तो इनको भी दो दो भागों में बांटा गया है। जो कुल लागत है वो भी दो होती है, एक तो कुल स्थिर लागत और एक कुल परिवर्तनशील लागत।
कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत, औसत लागत है वो भी दो होती है, औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत, और जो लास्ट है वो है सीमांत लागत। तो इस प्रकार से अल्पकाल में हम कितनी लागतें पढ़ेंगे? कुल लागत 1, कुल स्थिर लागत 2, कुल परिवर्तनशील लागत 3, औसत लागत 4, औसत स्थिर लागत 5, औसत परिवर्तनशील लागत 6 और 7वीं है सीमांत लागत। तो इस प्रकार से हम इन लागतों का अध्ययन करेंगे अल्पकाल में। आगे बच्चों ध्यान से समझना है आपको कि कौन सी लागतें कैसी होती हैं, इनका कौन सा फॉर्मूला होता है और आपको कौन से डायग्राम के द्वारा लागतों को दर्शाना होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुल स्थिर लागतें। ठीक है, उत्पादन के साधनों पर, उत्पादन के भी कौन से साधन, जो स्थिर साधन हैं उन पर जो कुल खर्चा आता है अल्पकाल में, वो कौन सी हो गई? कुल स्थिर लागतें। जो आपकी डेफिनेशन है वो नाम से ही बन रही है कि कुल स्थिर लागतें। स्थिर मतलब स्थिर साधनों पर होने वाला खर्चा, वो भी कैसा? कुल, वो कहलाएगा कुल स्थिर लागतें, जिसे हम बोलते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और इसे हम TFC से डिनोट करते हैं। बच्चों इनके शॉर्ट जो नेम है वो आप अच्छे से ध्यान कर लेना, अच्छे से समझ लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में जो आपके पास सारणी बनी हुई आएगी उसमें अधिकतर शॉर्ट नेम्स पूछे जाएंगे। तो आपको ये याद रखना है कि सीमांत लागत को MC बोलते हैं, कुल स्थिर लागत को TFC कहते हैं, कुल परिवर्तनशील लागत को TVC कहते हैं, और आपको यहाँ पर इनके नाम अच्छे से मिल भी जाएंगे तो आपको याद करने में आसानी भी होगी। ठीक है बच्चों, तो अल्पकाल में कुछ उत्पत्ति के साधनों की पूर्ति स्थिर रहने से उन पर किया जाने वाला कुल वह क्या कहलाता है? कुल स्थिर लागतें कहलाती हैं। जो कुछ साधनों की पूर्ति स्थिर होती है अर्थात वो स्थिर होते हैं, उन स्थिर साधनों पर जो खर्चा आता है वो कुल स्थिर लागतें कहलाती हैं। जैसे कि बच्चों क्या होता है कि जैसे कि हमने एक पूरा भवन क्या ले लिया? किराए पे ले लिया, उसमें कुछ मशीनरीज लगा दी, तो चाहे हमारा उत्पादन हो या ना हो हमें उस भवन का क्या देना पड़ेगा? किराया भी देना पड़ेगा, और जो हमने मशीनरीज लगाई हैं उसका खर्चा भी हमारा, जो हमने लोन लेके कैसे भी वो मशीनरीज खरीदी हैं तो वो उसका खर्चा भी हमारा लगेगा ही लगेगा, चाहे उत्पादन हो या ना हो। जैसे अब कोरोना टाइम में स्कूल्स क्या हैं? सारे बंद हो गए हैं, तो स्कूल में जो भी मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो भी यूनिट्स लगी हुई हैं, अर्थात ब्लैक बोर्ड्स लगे हुए हैं और चाहे चेयर्स लगी हुई हैं, टेबल लगे हुए हैं, और भी जैसे बड़े बड़े स्कूल्स में और भी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं, तो बच्चे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनका उत्पादन एक तरह से वो भी उत्पादन ही होता है, तो वो हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, लेकिन जो उसकी कॉस्टिंग है वो तो लगेगी ही लगेगी। तो ये जो साधन होते हैं वो होते हैं स्थिर साधन, जिनका प्रयोग हो या ना हो, अर्थात उत्पादन हो या ना हो, उनकी कॉस्टिंग तो लगती ही लगती है। तो उसे हम बोलते हैं कुल स्थिर लागतें। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में दे रखा है ई-कॉमर्स, हेल्थ इंश्योरेंस, इक्विपमेंट, बैंक लोन। आ रहा है बच्चों समझ में? ये सब आते हैं किसमें? फिक्स कॉस्ट में। जैसे इक्विपमेंट्स मतलब औजार, मशीनरीज, यही ले लो, चाहे हम उत्पादन करें या ना करें वो बंद पड़ी रहें, लेकिन क्या होगा? हमारी उस पर लागतें जो हैं वो हमें वहन करनी ही पड़ेगी। आगे बच्चों समझ में? जैसे भवन है, किराया है, प्रबंधक का वेतन है, बीमा है। अब बीमा जो होता है उसमें क्या होता है? हमने जिस चीज़ का बीमा करा रखा है वो एक्सीडेंटल होगी तो ही तो हमें उसका रिफंड मिलेगा, अदरवाइज़ क्या होता है? वो इंश्योरेंस के पैसे हमें जमा कराने ही पड़ते हैं। तो इस तरीके से ये जो स्थिर लागतें हैं वो एक व्यक्ति को, एक फर्म को या एक उद्योग को वहन करनी ही होती हैं। आगे बच्चों समझ में? चाहे उत्पादन हो या ना हो। ये लागतें उत्पत्ति बढ़ने के साथ कैसी रहती है? स्थिर, मतलब कितनी ही उत्पत्ति बढ़ती रहे, जैसे मैंने आपको कहा उत्पत्ति शून्य होने पर भी क्या रहेगी? है वही रहेगी, वो वहन करनी पड़ेगी। यदि उत्पत्ति बढ़ती चलेगी तब भी ये लागतें वही ही रहेंगी, इनमें कोई अंतर नहीं आता है। इसीलिए जो TFC वक्र है वो x अक्ष के समानांतर अर्थात क्षैतिज अक्ष के समानांतर होता है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कुल स्थिर लागत वक्र x अक्ष के समानांतर होता है। जैसे ये है हमारा, यहाँ पर तो हमने लिख दिया कुल स्थिर लागत वक्र, और ये हमारा उत्पादन है। अब उत्पादन चाहे शून्य हो तब भी TFC वक्र, तब भी ये यही रहेगा। उत्पादन चाहे बढ़ता चला जाए तब भी TFC स्थिर ही रहती है। आ रहा है बच्चों समझ में कि कुल स्थिर लागतें क्या होती हैं? जो साधनों की पूर्ति स्थिर होती है उनकी लागतें एक उद्यमी को वहन करनी ही होती है, चाहे उत्पादन शून्य ही क्यों ना हो। उत्पादन बढ़ने के साथ साथ ये लागतें वही रहती हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आपको ये समझ में आ गया कुल स्थिर लागत वक्र कैसा होगा? x अक्ष के समांतर। ठीक है बच्चों, आगे हम देखते हैं कुल परिवर्ती लागतें, जिसे हम बोलते हैं TVC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट।
ठीक है। अब जैसे हमने स्थिर साधनों की लागतें बताई कि स्थिर साधन है उन पर जो खर्चा आता है वो कौन से हो गए, स्थिर। इसी प्रकार से जो परिवर्तनशील साधन है उत्पादन के, जैसे हमने श्रम की इकाई बताई थी, जैसे जैसे हम परिवर्तनशील साधनों की मात्रा को बढ़ाते रहते हैं तो क्या रहता है, उन पे जो खर्चा है वो बढ़ता चला जाएगा। तो ये कहलाती है हमारी कुल परिवर्तनशील लागतें, अर्थात परिवर्तनशील साधनों पर जो खर्चा वहन किया जाता है वही कहलाता है कुल परिवर्तित लागतें। ठीक है बच्चों, यही यहाँ पर लिखा हुआ है, अल्पकाल में कुछ उत्पत्ति के साधनों की पूर्ति परिवर्तनशील होती है, इन पर किया जाने वाला कुल व्यय क्या कहलाता है, परिवर्ती लागतें कहलाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया श्रमिक कि हम श्रमिक कैसे लगाएंगे कि जैसे जैसे हमको रिक्वायरमेंट होगी, उत्पत्ति बढ़ानी होगी, तो हम श्रमिक इकाई को क्या करते चले जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे। तो उन पर जो हमें खर्चा वहन करना पड़ेगा वो होगा कुल परिवर्ती लागतें। अब इसमें क्या होता है, हम उत्पादन के साथ साथ, भाई हमको उत्पादन बढ़ाना है इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, श्रमिकों की मात्रा को बढ़ा रहे हैं। उत्पादन यदि हमारा कम होता तो हम श्रमिकों की मात्रा को भी क्या करते, कमी रहती ना। तो कहने का तात्पर्य उत्पादन से ये क्या होती है, प्रभावित होती है। उत्पादन बढ़ने के साथ साथ हमारी जो कुल परिवर्ती लागतें हैं वो कैसी होती हैं, बढ़ती हुई होती हैं। अतः ये वक्र कैसा होता है, उल्टे एस आकार का होता है। देखते हैं हम बच्चों, पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल है। जैसे कमीशन बोनस, जो बोनस है हम देंगे यदि कमीशन को, वेज कॉस्ट देंगे, कंपोनेंट पार्ट्स है, बेसिक रॉ मटेरियल्स है। रॉ मटेरियल्स मतलब कच्चा माल है। कच्चे माल में भी क्या होता है, जैसे जैसे हम उत्पादन बढ़ाते हैं तो हमें कच्चे माल की आवश्यकता ज़्यादा होती चली जाएगी, इसीलिए क्या होगा, इसमें हमारा उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ कच्चे माल पर हमें ज़्यादा व्यय करना होगा, इसीलिए ये परिवर्तनशील साधन हो गया एक तरह से। तो इस पे आने वाली जो लागत है वो भी बढ़ती चली जाएगी। ये लागतें उत्पत्ति बढ़ाने के साथ क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, हम ये बोल रहे हैं कि जैसे जैसे हम उत्पादन बढ़ाते हैं तो ये लागतें क्या होती जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं। कौन सी लागतें, कुल परिवर्ती लागतें। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमने उत्पादन बढ़ाया तो ये जो लागतें हैं वो ऐसे बढ़ती हुई होनी चाहिए। वे उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ ये बढ़ती चली जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारा टीवीसी वक्र है, हमारा जो टीवीसी वक्र है वो सीधा बढ़ता हुआ नहीं होता, बढ़ती हुई तो होती है, लेकिन ये होता है हमारा उल्टे एस आकार का। इस तरीके से ये होता है हमारा टीवीसी वक्र, उल्टे एस आकार का। अभी उल्टे एस आकार का क्यों होता है ये भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि जो कुल परिवर्ती लागतें हैं उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ पहले तो कैसे बढ़ती हैं, घटती दर से। कैसे बढ़ती हैं, घटती दर से। और अधिक और अधिक यदि हम उत्पादन करते चले जाते हैं तो इसकी दर हो जाती है बढ़ती दर से। हमने टीपी वक्र पढ़ा था, याद है आपको। टीपी वक्र में हमने कहा था कि पहले तो जो कुल उत्पादन है वो कैसे बढ़ता है, बढ़ती दर से, और उसके बाद होता है घटती दर से। तो हमने पहले इसको ऐसे बनाया था, फिर हमने इस तरीके से बनाया था, नहीं बनाया था। तो इसमें पहले कैसा बढ़ता है, बढ़ती दर से, फिर घटती दर से। तो जब बढ़ती दर से बढ़ता है तब कैसा होता है, उत्तल, और जब घटती दर से बढ़ता है तब कैसा हो जाता है, अवतल। इसमें उल्टा होता है, इसलिए ध्यान रखना बच्चों। इसमें पहले बढ़ता है घटती दर से, इसीलिए कैसा होता है, अवतल, और उसके बाद बढ़ता है बढ़ती दर से, तो इसीलिए होता है कैसा, उत्तल। तो इसीलिए जो हमारा टीवीसी वक्र है वो उल्टे एस आकार का होता है। और इसमें भी जहाँ पर ये घटती दर से बढ़ता हुआ बढ़ती दर से बढ़ता है, जहाँ पर जो पॉइंट होता है इसे हम मोड़ का बिंदु कहते हैं। आगे बच्चों समझ में। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ तो शुरू में क्या होती है, हमारे पास लागतें कम आती है, क्योंकि वो साधन हमें इजीली अवेलेबल हो जाता है, उस पर जो खर्चा है वो थोड़ा सा हमें कम पड़ता है। लेकिन उत्पादन हम जैसे बढ़ाते चले जाते हैं तो वो साधन हमें मिल नहीं पाता, या फिर उसकी कॉस्टिंग क्या हो जाती है, महंगी होती चली जाती है, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ती चली जाती है, तो वो अपनी कीमत भी क्या होता है, बढ़ा देता है। तो इसीलिए लागतें अधिक वहन करनी होती है। इसी कारण जो हमारा कुल परिवर्ती लागतें वक्र है वो होता है हमारा उल्टे एस आकार। प्रारंभ में जो लागतें हैं वो घटती दर से बढ़ती हैं, उसके बाद वो बढ़ती दर से बढ़ने लग जाती हैं। तो आप देख पा रहे हैं किस तरह से टीवीसी वक्र का आकार होता है। तो बच्चों आपको अच्छे से अपनी कॉपी में ये वक्र बना लेना है और दिमाग में भी अच्छे से फीड कर लेना है कि जो टीवीसी वक्र है वो उल्टे एस आकार का होता है, क्योंकि इसके आधार पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बच्चों समझ में। जो तीसरी जो हमारी टर्म है वो है कुल लागतें। हमने यहाँ पर चर्चा कर ली कुल लागत की। सबसे पहले जो
उसमें हमने बताया कि कुल स्थिर लागतें और कुल परिवर्ती लागतें होती हैं। कुल स्थिर लागतों की हमने चर्चा कर ली। टीएफसी वक्र क्या होता है, एक्स अक्ष के समानांतर होता है कि उत्पत्ति का स्तर कुछ भी हो लेकिन ये लागतें कैसी होती हैं, स्थिर होती हैं और ये स्थिर साधनों पर खर्च की गई क्या होती है, लागतें होती हैं। उसके बाद हमने कुल परिवर्ती लागतों की बात की जिसका वक्र उल्टे एस आकार का होता है। प्रारंभ में जो लागतें हैं वो तो घटती दर से बढ़ती हैं और उसके बाद बढ़ती दर से बढ़ती हैं, इसीलिए उल्टे एस आकार का वक्र होता है। उत्पादन बढ़ने के साथ साथ ये लागतें बढ़ती चली जाती हैं क्योंकि परिवर्तनशील साधनों की मात्रा को हम बढ़ाते चले जाते हैं। आगे बच्चों समझ में। अब कुल लागतें क्या होती हैं, जो स्थिर लागतों पर, स्थिर साधनों पर जो हमने खर्चा किया और परिवर्तनशील साधनों पर जो खर्चा किया, दोनों का जो योग है वही कहलाता है कुल लागतें। टोटल कॉस्ट टीसी। अल्पकाल में फर्म द्वारा वहन की जाने वाली कुल स्थिर व कुल परिवर्ती लागतों का योग ही क्या कहलाता है, कुल लागतें कहलाता है। जैसे कि हमने यह स्थिर लागतें वहन की थी, हमने फिर परिवर्तनशील लागतें वहन की थी। स्थिर लागतें जो कि उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ स्थिर थी, परिवर्तनशील जो लागतें हैं जो कि उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ बढ़ती गई थी, इन दोनों का टोटल ही क्या कहलाता है, कुल लागत कहलाता है। जिसे हम लिख सकते हैं टीसी इज इक्वल देन टीएफसी प्लस टीवीसी। टीएफसी कुल स्थिर लागतें, टीवीसी कुल परिवर्तनशील लागतें और इसका योग होता है कुल लागतें। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया था कि एग्ज़ाम पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको वो क्या कर देंगे, टीएफसी दे देंगे, टीवीसी दे देंगे और उस आधार पे आपसे पूछेंगे कुल लागतें ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, टीएफसी और टीवीसी का क्या करना है, योग करना है। तो इस प्रकार से हमें कुल लागत आ जाएगी। यदि कुल लागत दे देते हैं, टीएफसी दे देते हैं तो कुल परिवर्तनशील लागतें पूछ लेते हैं, तो कुल लागत में से हम कुल स्थिर लागत को घटा देंगे तो कुल परिवर्तनशील लागत आ जाएगी। कहने का तात्पर्य आपको एक कंसेप्ट को अपने दिमाग में अच्छे से याद रख लेना है कि टीसी क्या होती है, कुल लागत क्या होती है, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागतों का योग होती है। ठीक है बच्चों। कुल लागत वक्र भी उल्टा एस आकार का होता है तथा मूल बिंदु से शुरू ना होकर टीएफसी के बिंदु से शुरू होता है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, देखो बच्चों हमने ये बनाया था, हमारा टीएफसी बनाया था, उसके बाद हमने बनाया था हमारा इस तरीके से टीवीसी। ये तो हमारा कुल स्थिर लागत वक्र, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व है और ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व अर्थात कुल परिवर्तनशील लागत वक्र, यही बनाया था हमने। तो हमने चर्चा की थी कि उत्पत्ति का स्तर, ये हमारा क्यू है, यहाँ पर हम दिखा देते हैं टीसी, टीएफसी और टीवीसी। उत्पत्ति का स्तर चाहे कितना भी रहो, हमारा जो कुल स्थिर लागत वक्र है वो हमेशा एक्स अक्ष के समानांतर रहता है क्योंकि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने बताया था कि उत्पत्ति का स्तर बदलने के साथ साथ जो टीएफसी है, टीवीसी है, वो बदलती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, प्रारंभ में घटती दर से और बाद में बढ़ती दर से, यही हमने चर्चा की थी। अब जो कुल लागत वक्र है वो क्या होगा, इन दोनों का टोटल होगा। कहने का तात्पर्य है उसमें कुल स्थिर लागतें भी शामिल होगी तो कुल परिवर्तनशील लागतें भी शामिल होगी, अर्थात इन दोनों वक्रों का टोटल करके ही हम क्या बनाएंगे, टीसी वक्र बनाएंगे। इसीलिए वो मूल बिंदु से शुरू ना होकर कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा। आ रहा है बच्चों समझ में, यहाँ से इसलिए शुरू होगा क्योंकि इसमें टीएफसी भी शामिल होती है, किसमें, टीसी वक्र में। आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, टीवीसी वक्र है वो तो मूल बिंदु से शुरू होगा, लेकिन टीसी वक्र मूल बिंदु से न शुरू होकर टीएफसी वक्र से शुरू होगा क्योंकि उसमें टीएफसी भी शामिल की जाती है और उसके बाद वो टीवीसी वक्र के जैसा हो जाएगा, फिर वही उल्टे एस आकार का हो जाएगा हमारा ये टीसी वक्र। आगे बच्चों समझ में, तीनों वक्र टीएफसी, टीवीसी और टीसी, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा है कि मूल बिंदु से न शुरू होकर टीएफसी के बिंदु से शुरू होता है क्योंकि इसमें टीसी में टीएफसी और टीवीसी दोनों शामिल होती है। आगे हम देखते हैं ये सारणी, इस सारणी के द्वारा हम ज्ञात करेंगे टीसी। जैसा कि हमने चर्चा की थी कि एग्जाम में पूछा जाता है कि कुल लागत ज्ञात कीजिए, कुल स्थिर लागतें आपको दी हुई होती है, कुल परिवर्तनशील लागतें दी हुई होती है। जैसे कि यहाँ पर दे रखी है कुल स्थिर लागत, फिक्स कॉस्ट जो कि क्या है, स्थिर रहती है चाहे उत्पत्ति का स्तर कुछ ही हो, उत्पत्ति के स्तर दे रखे हैं। इसके बाद हम देखते हैं परिवर्तनशील लागतें, तो जो क्या हो रही है हमारी, बढ़ती चली जाती है, उत्पत्ति बढ़ाने के साथ साथ परिवर्तनशील लागतें बढ़ती चली जाती है। तो इन दोनों का जो टोटल है वो हम कर लेंगे, वो हमारी आ जाएगी टीसी। जैसे 10, 0, 10, 18, 24, 28, 34, 44 और ये हो गया 60। तो इस प्रकार से हम टीसी के बारे में भी क्या देख रहे हैं, 10, 18, 24, 28, 34, 44, 60, ये भी क्या होती है, उत्पत्ति का स्तर बढ़ने के साथ साथ बढ़ती चली जाती है।
आगे बच्चों समझ में, इसका वक्र हमने बना ही लिया जो कि मूल बिंदु से शुरू ना होकर टीएफसी के बिंदु से शुरू होता है। ये था बच्चों हमारा कुल जो हमें पढ़ना था वो कंसेप्ट। अब इसके बाद है औसत। तो औसत में भी सबसे पहले आती है औसत स्थिर लागतें अर्थात AFC। तो यहाँ पर हमने देखा था कि कुल स्थिर लागतें अर्थात जो स्थिर साधनों पर जो खर्चा किया जाता है, जो कुल हमारा खर्चा होता है स्थिर साधनों पर, वो होती है कुल स्थिर लागतें। कुल स्थिर साधन लागतें हैं उसमें उत्पादन की इकाई का यदि हम भाग लगा देते हैं तो हमें ज्ञात होता है औसत स्थिर लागतें। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, कुल स्थिर लागतों में कुल उत्पत्ति मात्रा का भाग लगाने से औसत स्थिर लागतें प्राप्त होती हैं। ये लागतें क्या होती हैं? उत्पत्ति मात्रा के बढ़ाने के साथ साथ घटती चली जाती हैं। देखो बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये हमारा था TFC वक्र, यहाँ था Q, ये हमारा TFC। अब हमने बताया था कि उत्पत्ति का स्तर क्या होगा? बदलता चला जाएगा, तो भी जो हमारी कुल स्थिर लागत है वो क्या रहेगी? समान रहेगी। अब उत्पत्ति के स्तर का हमको किस में भाग लगाना है? किस में देना है भाग? TFC में हमें उत्पत्ति के स्तर का भाग लेना है। तो TFC तो हमारी क्या है? स्थिर है, जबकि उत्पत्ति का स्तर का क्या हो रहा है? बदलता चला जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य उत्पत्ति बढ़ने के साथ साथ यदि हम TFC में इसका भाग लगाते हैं तो वो क्या होती चली जाएगी? घटती चली जाएगी, और वो होती है हमारी AFC। कहने का तात्पर्य है AFC का वक्र होता है हमारा इस तरीके से, जिसे हम बोलते हैं आयताकार हाइपरबोला वक्र। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जिसके प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच एक समान होती है और जिसके नीचे बने आयत का हर क्षेत्रफल कैसा होता है? समान होता है। बात कर चुके हैं ना। तो ये जो बिंदु है हमने TFC में हमने Q का भाग लगाया तो हमारे इसके हर एक बिंदु प्राप्त होते हैं, अर्थात ये घटती हुई होती है। जैसे TFC मान लो हमने बताया था 50 50 50 50 50 है, ठीक है। TFC हमारी जो कुल स्थिर लागत है वो स्थिर है, जबकि उत्पादन है हमारा पहले 5 है, फिर 10 है, फिर 15 है, ऐसे उत्पादन बढ़ता चला जा रहा है। तो हम यदि TFC में Q का भाग लगाएंगे, पहले हमारा जो AFC 10 आता है, फिर हम देखते हैं तो कितना आता है? 5 आता है, फिर हम यहाँ इसमें भाग लगाते हैं 3 के बराबर कुछ आता है। समझ में आया? 3 15 3 45 40 15 दूनी 30 15 3 45 3.3 के करीबन कुछ आता है। तो कहने का तात्पर्य है कि लगातार AFC क्या हो रहा है? घटता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि TFC स्थिर रहता है और उत्पादन की इकाई बढ़ती चली जाती है, इसीलिए हम उस पर भाग लगाते हैं तो AFC घटता हुआ होता है, और वो होता है आयताकार हाइपरबोला वक्र, जो कि आपके सामने बना हुआ है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आयताकार अतिपरवलय वक्र। उत्पादन की हर स्तर पर AFC वक्र घटता चला जाता है। यहाँ हम लिख देते हैं AFC और यह है Q। उत्पत्ति के स्तर बढ़ाने से जो औसत स्थिर लागत है वो घटती हुई होती है, ठीक है। यहाँ पर भी लिखा है कि AFC वक्र आयताकार हाइपरबोला या आयताकार अतिपरवलय वक्र होता है, और ये हमारा हो गया फॉर्मूला AFC बराबर TFC बटे में Q। कुल स्थिर लागत में हम उत्पादन की इकाई का भाग देते हैं, तब हमें AFC अर्थात औसत स्थिर लागत हमें प्राप्त होती है, ठीक है बच्चों। अब आपसे पूछ लेते हैं कि TFC कैसे याद करेंगे। तो TFC याद करने के लिए हम क्या करेंगे? TFC बराबर AFC मल्टीप्लाई Q। हम AFC में Q का गुणा कर देंगे, तब हमें प्राप्त हो जाएगी TFC। आगे बच्चों समझ में, हमें एक चीज़ पता होती है तो हम दूसरी चीज़ उससे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखते हैं औसत परिवर्ती लागतें अर्थात AVC। हम यहाँ पर हर वक्र की चर्चा कर रहे हैं और उसकी टर्म की बात कर रहे हैं कि हम उसे कैसे ज्ञात करते हैं और उसका वक्र कैसा होता है। इससे पहले हमने औसत स्थिर लागत की बात की, तो औसत स्थिर लागत वक्र आयताकार हाइपरबोला अर्थात आयताकार अतिपरवलय होता है, ठीक है। इसके बाद है औसत परिवर्ती लागतें। तो वही कुल परिवर्ती लागतों में उत्पादन की इकाई का भाग देने पर हमें औसत परिवर्ती लागतें प्राप्त होती है। अब कुल परिवर्ती लागतें वक्र कैसा होता है? बढ़ता हुआ होता है ना। पहले कैसे बढ़ता है? घटती दर से बढ़ता है, उसके बाद बढ़ती दर से बढ़ता है। अब उसमें हमें भाग देना है उत्पादन की इकाई का। तो औसत परिवर्ती लागतें जो हमें प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है हमें U आकार का।
क्यों? प्रारंभ में तो औसत परिवर्ती लागतें जो होती हैं घटती हुई होती हैं, फिर न्यूनतम होती है और उसके बाद बढ़ने लगती हैं। लागतों के बारे में यही चर्चा की थी कि लागतें शुरू में हम उत्पादन के साधन हमें इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, इसीलिए हमें क्या होती है, लागतें हमारी क्या होती है, घटती हुई होती है। बाद में लागतें एकदम न्यूनतम हो जाती हैं, जहाँ पर उत्पादक अपने लाभ अधिकतम करता है, और उसके बाद यदि हम और अधिक उत्पादन करते चल जाते हैं तो साधन महंगा होने से या उसकी उपलब्धि ना मिलने से क्या होती हैं, लागतें महंगी होने लग जाती हैं। तो औसत परिवर्ती लागतें एवीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जिसे हम ज्ञात करते हैं टीवीसी में क्यू का भाग लगाकर, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, अल्पकालीन कुल परिवर्ती लागतों में कुल उत्पत्ति मात्रा का भाग लगाने से औसत परिवर्ती लागतें प्राप्त होती हैं। और औसत परिवर्ती लागत वक्र यू आकार का होता है। तो आपको यदि एवीसी वक्र बनाना है तो इस तरीके से एवीसी वक्र बनेगा। प्रारंभ में लागतें कैसी होंगी, घटती हुई होंगी, उसके बाद न्यूनतम हो जाएंगी, और उसके बाद लागतें कैसी होंगी, बढ़ती हुई होगी। इसीलिए एवीसी वक्र कैसा होगा, यू आकार का होगा। समझ में आ गया? और इसको हमने कैसे ज्ञात किया है, टीवीसी से, कुल परिवर्तनशील लागतों वक्र से, जिसका आकार कैसा था, उल्टे एस आकार का। ठीक है बच्चों, आगे हम देखते हैं औसत लागत वक्र। जैसे कि हमने कुल लागतों के संदर्भ में देखा था, कुल लागतें कुल स्थिर लागतें और कुल परिवर्तनशील लागतों का योग थी, वैसे ही जो एसी है वो किसका योग है, औसत लागत योग है, औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागतों का योग है। इसके अलावा कुल लागतों में उत्पादन की इकाई का भाग देकर भी हम औसत लागत ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात इसके दो फॉर्मूले हो गए, एक तो हम औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागतों का योग करके, या फिर कुल लागतों में उत्पादन की इकाई का भाग देकर भी हम औसत लागत ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अल्पकालीन कुल लागत में कुल उत्पत्ति की मात्रा का भाग लगाने से औसत लागत प्राप्त होती है। AC बराबर TC बटे में Q, यह औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तित लागतों का योग होती है। AC बराबर AFC प्लस AVC। अब जैसे कि हमने TC और TVC में पढ़ा था कि जैसा TVC का आकार होता है उल्टे S आकार का, वैसा ही किसका आकार होता है, TC का, अर्थात कुल लागत का, उल्टे S आकार का। इसी प्रकार से जैसा ABC का आकार होता है अर्थात U आकार का, तो वैसा ही AC का अर्थात औसत लागत का आकार होता है उल्टे U आकार का। क्यों? क्योंकि औसत परिवर्तनशील लागत और औसत स्थिर लागतों का योग ही तो होती है क्या, AC। ठीक है बच्चों, यहाँ पर यह औसत लागत वक्र भी क्या होता है, U आकार का होता है। हमने यहाँ पर बनाया हमारा AFC, जो कि लगातार घटती हुई होती है। उसके बाद हमने यहाँ पर बनाई थी हमारी AVC, जो कि कैसी होती है, पहले घटती हुई होती है, फिर न्यूनतम होती है और उसके बाद बढ़ने लगती है। अब इन दोनों का जो टोटल है, AFC और ABC का टोटल क्या होती है, AC। तो हमारा जो AC वक्र है वो भी U आकार का होगा इस तरीके से। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जैसे कि हमने TFC और TVC को टोटल किया था, हमें TC प्राप्त हुआ था और वो TFC के बिंदु से शुरू होता है, ना कि मूल बिंदु से। अब इसमें क्या डिफरेंस है, जो इसका न्यूनतम बिंदु है ABC का, वो तो पहले ही आ जाता है, लेकिन AC का न्यूनतम बिंदु बाद में आता है। क्यों? क्योंकि AC में क्या शामिल होती है, AVC भी शामिल होती है। आगे बच्चों समझ में कि AC में AVC भी शामिल AVC तो शामिल होती है, साथ में AFC भी शामिल होती है, इसीलिए इसका न्यूनतम बिंदु बाद में आता है और उसका पहले ही आ जाता है। आ गया? क्योंकि इसका जब हम टोटल करते हैं AC का, AFC का और ABC का हम टोटल करते हैं तो हमें औसत लागत प्राप्त होती है। तो AFC क्या होती है, शुरू से ही घटती चली जाती है। जो ABC वक्र है वो शुरू में घटता है, फिर न्यूनतम होता है और फिर बढ़ने लगता है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन किस टाइप का है उस पर डिपेंड करता है, तभी औसत लागत वक्र उल्टे U आकार का तो होता है, किंतु उसका जो मिनिमम पॉइंट है वो बाद में आता है, क्योंकि इसमें AFC भी शामिल होता है। आगे बच्चों समझ में, तो ये थी औसत लागत की टर्म। अब लास्ट जो 7वीं टर्म है वो है सीमांत लागत अर्थात MC। जैसे कि हम बार बार बात करते हैं कि सीमांत क्या होता है, अतिरिक्त इकाई में परिवर्तन करने से कुल में होने वाला परिवर्तन। तो यहाँ क्या है, एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन की लगाने पर जो कुल लागतों में परिवर्तन होता है वो कहलाता है सीमांत लागत, अर्थात MC बराबर डेल्टा TC बटे में डेल्टा Q। ठीक है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। उत्पत्ति की एक इकाई में वृद्धि करने से कुल लागत में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, सीमांत लागत, अर्थात MC बराबर डेल्टा TC बटा डेल्टा Q। जो हमारा TC वक्र था वो किस तरीके से था, उल्टे एस आकार का TC
इस तरह से उल्टे एस आकार का। तो टीसी से हमें क्या ज्ञात करनी है, एमसी। तो ये भी कैसी है, बढ़ती हुई होती है और इसमें हमें उत्पादन की इकाई का भाग लगाना है। तो हमारा जो एमसी वक्र है वो भी कैसा होता है, उल्टे यू आकार का होता है। सीमांत लागत वक्र भी कैसा होता है, यू आकार का होता है। आगे बच्चों समझ में आगे है हमारे सामने ये सारणी, जिसे कि हम सॉल्व करके अच्छे से हमारे कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि सीमांत लागत, औसत लागत, कुल लागत, कुल परिवर्तनशील लागत, कुल स्थिर लागत, औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत कैसे ज्ञात की जा सकती है। हमने सारे समीकरण पढ़ लिए हैं, इसके बाद हमने सारे डायग्राम बना लिए हैं। तो आपको अब तो आइडिया हो गया होगा कि हमें किस तरीके से सारी चीज़ें याद करनी है, समझनी है और इससे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप अपनी पाठ्य पुस्तक लेंगे, उसके पीछे के प्रश्न उत्तर देखें, तभी भी आपको इस तरह के बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, जिसे कि हम आगे की वीडियो में भी सॉल्व करेंगे। आपको ये अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम अब सॉल्व करते हैं। हमारे पास टीएफसी दे रखी है, टीवीसी दे रखी है और टीसी दे रखी है। तो हम पहले जैसे पढ़ चुके हैं, जो टीसी है वो टीएफसी और टीवीसी दोनों का क्या होती है, टोटल होती है। तो यहाँ तो आपको कोई डाउट नहीं है कि जो टीएफसी और टीवीसी का टोटल करने पर हमें टीसी प्राप्त होती है। ये हमें यहाँ तक पूरा दिया हुआ है, उत्पादन की इकाई हमें यहाँ पर दे रखी है। अब इसके बाद हमसे पूछ रहा है एएफसी। तो एएफसी कैसे ज्ञात करेंगे, टीएफसी में हम क्यू का भाग लगाकर। आपको फॉर्मूले यदि याद होंगे तो आपको याद करने में इसको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 10 में हम जो हमारी टीएफसी है वो है हमारी 10 में हम 0 का भाग देंगे तो हमारी एएफसी आ गई शुरू में 0। ठीक है, उसके बाद 10 में हम 1 का भाग देंगे तो कितनी आ गई, 10। इसको यहाँ पर बच्चों डैश कर दो। इसके बाद 10 में हम 2 का भाग देंगे तो कितनी आ गई हमारी, 5। 10 में हम 3 का भाग देंगे तो ये आ जाएगी 3.3 बढ़ाते चल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद 10 में हम 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8 और ये बच गई हमारे 20, 4 पंजे 20, 2.5। फिर हम 10 में 5 का भाग देंगे तो 2 हो गई। फिर 10 में 6 का भाग देंगे तो 6 कम 6 और यहाँ पर बचे 4, 6 6 36। इस तरीके से समझ में आया। ये आगे भी बढ़ जाएगी तो वही 1.666 कर दो। तो हम क्या देख रहे हैं, एएफसी 10, 5, 3.3, 2.5, 2, 1.6। तो इस प्रकार से एएफसी क्या होती चली जा रही है, हमारी घटती चली जा रही है। जैसा कि हमने चर्चा की थी कि एएफसी कैसी होती है, घटती हुई होती है। इसके बाद हम बात करते हैं एबीसी। एबीसी का होता है कुल परिवर्तनशील लागतों में हम किसका भाग लगाएंगे, क्यू का, उत्पादन की इकाई का। कुल परिवर्तनशील लागतें हमारे सामने ये है और हमारे उत्पादन की इकाई ये है। तो 0 में 0 का 0 आ गया। ठीक है, इसके बाद या फिर हम इसको डैश भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको लगता है, क्योंकि ये प्रारंभिक इकाई है। इसमें जब 0 है, उत्पादन कुछ हो ही नहीं रहा, तो इसका हमें कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर केवल स्थिर लागतों के बारे में ही दर्शाया जा रहा है। आगे बच्चों समझ में, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टीवीसी हमारी है 8 में 1 का भाग देंगे तो कितना आया, 8। ठीक है, फिर 14 है, 14 में हम 2 का देंगे तो कितना आएगा, 7। तो हम देख रहे हैं ना कि शुरू में क्या होती चल जा रही है, घटती चल जा रही है। 18 में 3 का भाग देंगे तो आ गया 6, 24 में 4 का देंगे आ गया 6, 34 में 5 का देंगे तो 5 6 का 30, 5 7 5 8 40, 34 में देना है हमें तो 5 6 30 और बचे 40, 5 8 40, 6.8। फिर हमको देना है 50 में 6 का भाग, 6 8 48, 20, 6 3 18। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने देखा कि एबीसी है वो हमें क्या होती है, पहले हमें घटती हुई प्राप्त हो रही है 8 7 6, उसके बाद न्यूनतम हो जाती है और उसके बाद वो बढ़ती चली जाती है। जो ट्रेंड है वही रहेगा जो हमने समझाया है। अब हमसे बोल रहा है एसएसी, तो हम 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, या तो हम कुल लागत में इकाई क्यू का भाग दे लें या फिर हम इन दोनों का टोटल कर लें, किसका, एएफसी और एबीसी का। तो हम एएफसी और एबीसी का टोटल करके उसे क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं दोनों 0 आ रहा है, औसत लागत क्या आ रही है, 0। तो हम इसमें 10 में 0 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। इसके बाद हम देखते हैं एबीसी 8 और इसका यहाँ पर है हमारी 10 और 8 कितनी, 18, कितनी हो गई, 18। और जो हमारी कुल लागत है वो 18 में 1 का भाग देंगे तब भी क्या आएगा, 18 ही आएगा। इसके बाद हम देखते हैं 5 और 7 12,
24 में 2 का भाग देते हैं तब भी क्या आएगा, 12 ही आएगा। हो रहा है ना, हमारा क्रॉस चेक भी हो रहा है। यहाँ पर 6 और 3, यहाँ पर हमने कर लिया 9.3 लगभग। तो 28 में हम 3 का भाग देंगे तो 3 9 27, तो लगभग इतना ही आंसर हमारा आएगा। इसके बाद करते हैं दोनों का टोटल, तो ये हो गया 8.5। यदि 34 में हम 4 का भाग देंगे तो 4 8 32, तो यही आंसर आएगा लगभग। 44 में यदि हम 5 का भाग देंगे तो हमारा अबाउट यही आंसर आएगा, 6 दूनी 8.8। 44 में यदि हम इसका 5 का भाग देंगे तो यही आएगा हमारा 8.8। इसके बाद 10 में यदि हम किसका भाग देंगे, 6 का भाग देंगे तो हमारा आएगा 10। 60 में यदि हम 6 का भाग देंगे तो 10, और हम इनका टोटल करेंगे, यहाँ 8.34 होगा अबाउट, ठीक है, तो हमारा 10 आंसर आएगा। तो इस प्रकार से ये हो गई हमारी औसत लागत। हमने दोनों का टोटल करके औसत लागत ज्ञात कर ली। अब हम देखते हैं सीमांत लागत, अर्थात जिसका सूत्र क्या है, उत्पादन की 1 इकाई वृद्धि करने से कुल लागत में होने वाला परिवर्तन। तो यहाँ हम कुल लागत में होने वाला परिवर्तन देखेंगे। तो शुरू में कुल लागत में कितना परिवर्तन हो रहा है, 10 का। कुल लागत 10 परिवर्तन तो हो रही है, 10 से 8 हुई अर्थात कितना परिवर्तन हुआ, 8 का। 18 से 24 अर्थात कितने का परिवर्तन हुआ, 6 का। 24 से 28 अर्थात कितने का परिवर्तन हुआ, 4 का। 28 से 34 कितने का परिवर्तन हुआ, 6 का। और इसके बाद 34 से 44 कितने का परिवर्तन हुआ, 10 का। 44 से 60 कितने का परिवर्तन हुआ, 16 का। ठीक है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, शुरू में ये वो कैसी हो रही है, घटती हुई, फिर न्यूनतम होके और फिर बढ़ने लगती है। यहीं पे यहाँ पर भी ये हो रहा है, यहाँ पर न्यूनतम हो गई और उसके बाद बढ़ने लगती है। तो सीमांत लागत भी यही होती है, प्रारंभ में घटती हुई होती है, न्यूनतम होती है और फिर बढ़ने लगती है। तो हमने इस सारणी के द्वारा कुल लागत, कुल परिवर्तनशील लागत, कुल स्थिर लागत, औसत लागत, औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत और सीमांत लागत कैसे तो ज्ञात की जाती है और किस तरीके से हम एक उदाहरण के द्वारा उसे समझ सकते हैं, ये सब हमने यहाँ पर देखा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब हम देखते हैं औसत लागत और सीमांत लागत में क्या संबंध होता है। हमने चर्चा की औसत लागत वक्र कैसा होता है, यू आकार का, और सीमांत लागत वक्र भी कैसा होता है, यू आकार का। ये हमारा है औसत लागत वक्र, ये है हमारा सीमांत लागत वक्र। तो बच्चों हमने क्या देखा कि उत्पत्ति की इकाई को बढ़ाते हैं जैसे जैसे, तो औसत लागत है वो पहले घटती हुई होती है, फिर उसके बाद न्यूनतम होती है और बढ़ने लगती है। ऐसे ही सीमांत लागत क्या होती है, प्रारंभ में घटती हुई होती है, फिर न्यूनतम होती है और फिर बढ़ने लगती है। लेकिन इन दोनों में क्या संबंध या क्या डिफरेंस है वो हम यहाँ डायग्राम से देखेंगे। हमने औसत उत्पत्ति और सीमांत उत्पत्ति में संबंध देखा था ना, कुछ इसी प्रकार का है। हम यहाँ पर बना लेते हैं ताकि कि आप दोनों में कंपेरिजन कर पाएँ। ये हमने बनाई थी औसत उत्पत्ति और यहाँ हमने बनाई थी सीमांत उत्पत्ति। तो बच्चों आप देख रहे होंगे कि ये दोनों तो एक दूसरे का आईना ही हो गई, ये उल्टे यू आकार का हो गई और ये यू आकार का हो गई। तो संबंध भी लगभग दोनों में इक्वल ही है। जैसे औसत लागत प्रारंभ में घटती हुई होती है तो सीमांत लागत भी प्रारंभ में घटती हुई होती है, लेकिन सीमांत लागत के घटने की दर औसत लागत के घटने की दर की तुलना में अधिक होती है। सीमांत लागत नीचे है ना, इसलिए अधिक तीव्र गति से घट रही है। इसी प्रकार से जब औसत लागत बढ़ती हुई होती है तो सीमांत लागत भी बढ़ती हुई होती है, लेकिन सीमांत लागत के बढ़ने की दर औसत लागत के बढ़ने की दर की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, जहां औसत लागत न्यूनतम होती है वहां AC बराबर MC होता है, अर्थात दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। यही सारी चर्चा हमने यहाँ पर की थी कि जब AP बढ़ती हुई होती है तो MP भी बढ़ती हुई होती है, लेकिन MP के बढ़ने की दर AP के बढ़ने की दर की तुलना में अधिक होती है। जब AP घटती हुई होती है तो MP भी घटती हुई होती है, लेकिन MP के घटने की दर AP के घटने की दर की तुलना में अधिक होती है। फिर हमने बताया था जहाँ AP अधिकतम होती है वहाँ पर AP बराबर MP होते हैं। उसी का उल्टा हमने यहाँ लिख दिया, लेकिन जहाँ पर ये घटने की दर की बात की यहाँ पर बढ़ने की दर की बात थी, यहाँ पर घटने की दर की बात है। जहाँ घटने की दर की बात थी वहाँ पर बढ़ने की दर की बात है, मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत है। यही यहाँ पर लिखा है कि जब औसत लागत घटती है तो सीमांत लागत उससे क्या होती है, कम होती है। औसत लागत घटती है तो सीमांत लागत भी घटती है, लेकिन सीमांत लागत क्या होती है, कम होती है। MC कम होती है AC से। जब औसत लागत न्यूनतम होती है, औसत लागत जहाँ न्यूनतम होती है वहाँ सीमांत लागत औसत लागत की क्या होती है, बराबर होती है। MC बराबर AC होती है। ठीक है, इसके बाद है जब औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत भी क्या होती है, तेजी से बढ़ती है। जब औसत लागत बढ़ रही है तो सीमांत लागत भी तेजी से बढ़ रही है, अर्थात MC अधिक होती है AC से।
आ गया बच्चों समझ में? तो आज हमने अल्पकालीन लागतों के बारे में जाना, जिसमें हमने विभिन्न 7 तरह की लागतों की बात की। लास्ट में हमने औसत लागत और सीमांत लागत के संबंध को भी पढ़ा कि किस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं, और हमने ये भी देखा कि औसत उत्पत्ति और सीमांत उत्पत्ति का किस प्रकार से ये उल्टा होते हैं। तो इस तरह से आपको याद करने में आसानी होगी। आपको ये सारे टर्म अपनी कॉपी में नोट करनी है, डायग्राम्स बनाने हैं, इनके डायग्राम को याद रखना है कि कौन सा डायग्राम कौन से शेप का होता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्न सॉल्व करेंगे तब उसमें भी उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जब पूछा जाएगा प्रश्न तो आशा है कि आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे दीर्घकालीन लागतों के बारे में। अभी हमने अल्पकालीन की लागतों की बात की, अब दीर्घकाल में कौन कौन सी लागतें होती हैं इसकी चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।